हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में, जो क्वेश्चन दे रखा है इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी द्विघात समीकरण लिखना है इसका। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट। इसका पहला पार्ट क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, भूखंड किस प्रकार का है, आयताकार भूखंड है। ठीक है, तो ये तो हो गई आयत की लंबाई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। ठीक है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्षेत्र की जो लंबाई है ये वाली, ठीक है, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये तो हो गई भूखंड की लंबाई और ये है भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई अधिक है तो हम यहाँ पर चौड़ाई को मानेंगे x। ठीक है, चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई x है। ठीक है, चौड़ाई ये वाली, इस चौड़ाई को हमने मान लिया x मीटर। तो चौड़ाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई क्या है x है, तो चौड़ाई के दुगने से तो 2 से गुणा करवा दो, प्लस एक अधिक है तो एक जोड़ दो। चौड़ाई को हमने x मान लिया। ठीक है, और लंबाई क्या, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई x है और लंबाई क्या, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने तो मतलब चौड़ाई x है, तो 2 से गुणा करवा दो, 2x हो गई, दुगनी हो गई, प्लस में एक जोड़ दो, दुगने से एक अधिक हो गई। तो ये हो गई इसकी क्षेत्र की लंबाई। आया कि नहीं समझ में। तो लिखेंगे कैसे हम, माना आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई को हमने मान लिया x मीटर। आया समझ में, चौड़ाई को हमने x मान लिया। ठीक है, और लंबाई हमें क्या दे रखी है भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या दे रखी है, ध्यान से समझना, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, क्षेत्र की लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई क्या है x है, चौड़ाई का दुगना क्या होगा, 2x होगा। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो प्लस में एक जोड़ दो, एक अधिक हो गई, 2x प्लस 1 मीटर हो गई। ये क्या हो गई, भूखंड की लंबाई। आ रहा है समझ में। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो लिखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, आयत, आयताकार या फिर आयत का क्षेत्रफल लिख दो। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार भूखंड है तो आयत लिख सकते हो आप। ठीक है, या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिख दो। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसमें मान रखो आप। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। पहले हम लंबाई इंटू चौड़ाई लिखेंगे, तो लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई कितनी है, x है तो x लिख दो, बराबर आयताकार,
आयत का क्षेत्रफल बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पहले लिखो या बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 528, 2x + 1 गुणा में x है, ठीक है। तो x को अंदर गुणा करेंगे और इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। तो x को पहले 2x से गुणा करवाएंगे, x को 2x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 2x की स्क्वायर, यही आएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। अब x को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, x को 1 से गुणा करवाएंगे तो x आएगा, ठीक है, बराबर 528 आ गया। हमें द्विघात समीकरण लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 2x की स्क्वायर प्लस x, ये 528 राइट साइड की तरफ है तो इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। तो ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या होगा, क्रम से चलना है तो x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और उनका गुणनफल कितना है, 306 है। तो लिखेंगे कैसे कि माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला पूर्णांक x हो गया, क्रम से चलना, ओके। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, यही होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 दे रखा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार मतलब इनको गुणा करवाएंगे तो गुणा करवाने पर कितना आएगा, 306 आएगा, इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो लिखेंगे कैसे, x × x + 1 बराबर 306, ठीक है। तो x को अंदर गुणा करवाएंगे, x को x से गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर x को 1 से गुणा करवाएंगे तो x आएगा, बराबर 306 है तो 306 लिख दो। क्लियर यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, तीन पक्षांतरण करेंगे, 306 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद लिखना है, वो द्विघात समीकरण लिखना है हमें, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, यानी हमें इस प्रकार का द्विघात समीकरण बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर 0 लेके आना है, ठीक है। तो 306 को इस तरफ लेके आएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x² + x 306, यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये बन गया इस रूप का, तो ये हो गया एक द्विघात समीकरण, यही हमें बनाना था, ठीक है। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण, क्लियर। तीसरा पार्ट क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो हम रोहन की जो वर्तमान आयु है उसको x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। अब रोहन की वर्तमान आयु को हमने x वर्ष मान लिया, ठीक है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
तो रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। रोहन की आयु x है, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x में हम क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे, ठीक है। तो रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। आया समझ में? रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की x है, तो उसकी माँ की क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात की बात है, ठीक है। तो वर्तमान आयु, अब की जो वर्तमान आयु है वो तो क्या होगी, रोहन की तो x है, रोहन की माँ की x प्लस 26 है। अब क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष पश्चात, तो पहले हम 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखोगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, अब ये तो है रोहन की वर्तमान आयु, अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, x प्लस 3 हो जाएगी, यही होगी। वर्तमान आयु क्या है, x है, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। आया समझ में? 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष पश्चात की है तो, ठीक है। और रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु है x प्लस 26, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितनी है x प्लस 26 है, 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, प्लस में 3 जोड़ दो, 3 वर्ष पश्चात की आ जाएगी, ठीक है। तो रोहन की माँ की आयु x लिख दो, प्लस 26 और 3 कितना हो गया 29, तो रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। आया समझ में यहाँ तक? अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, हाँ, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो मतलब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ये रही, रोहन की माँ की आयु ये है, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। तो अब आप लिखो प्रश्नानुसार अब इनका गुणनफल लिखना है हमें, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल, दोनों का गुणनफल मतलब गुणा में, ठीक है, ये गुणा का या फिर ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29, तो x प्लस 29, अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो बराबर 360 हो गया। आया समझ में? अब इसको सोल्व करेंगे, तो अब पहले क्या करेंगे, x, ये x प्लस 3 गुणा में है x प्लस 29 के, तो इनको हम गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो पहले x को गुणा करवाएंगे इस पूरे से, खाली x को, ठीक है। x को x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो निशान क्या आएगा, प्लस का। अब x को करवाएंगे 29 से गुणा, तो क्या आएगा 29x, क्लियर। अब प्लस है तो प्लस लगाओ, अब 3 को गुणा करवाएंगे x से पहले, तो 3x आएगा, फिर ये प्लस का तो निशान प्लस का आएगा। अब 29 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 87, ठीक है। बराबर 360। आया समझ में? अब x स्क्वायर
प्लस ये 29 और ये 3, 29x और 3x दोनों प्लस किया जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 32x प्लस 87, 360 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 360 बराबर 0। डिग्री नहीं है, सॉरी ये डिग्री कहाँ से लगा दिया, ठीक है, वर्ष में है। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, अब 360 में से 87 घटाना है हमें, ठीक है। तो कितना बचेगा, बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक है। ये बच गए 273 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। आया समझ में। 360 माइनस का है तो यहाँ पर निशान किसका आएगा, 360 माइनस का है, बड़ी संख्या का निशान लगता है हमेशा, ठीक है। 360 में से 87 घटाए तो 273 और निशान माइनस का लग गया क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है, यहां से ये चलना स्टार्ट होती है, ठीक है, यहां तक। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, अब ये कितनी दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब ट्रेन की यहाँ पर जो चाल है, वो स्पीड है, वो क्या है, समान है, यानी बराबर है, ठीक है। यदि ये ट्रेन की स्पीड, ये जो स्पीड है ये क्या है, बराबर रहेगी, मतलब ये 30 पर चलेगी तो 30 पर ही चलेगी, न तो कम होगी न ज्यादा होगी, ठीक है। उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड फिक्स होगी, ओके। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 480 किलोमीटर की जो दूरी तय करेगी ट्रेन, उस दूरी में उसकी चाल क्या होगी, समान चाल होगी, न तो कम होगी न ज्यादा होगी, ठीक है। उसी जिस समान चाल से वे चलना स्टार्ट करती है उसी चाल से, समान चाल से चलेगी, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ये तो क्या हो गई 480 किलोमीटर, ये तो हो गई रेलगाड़ी की दूरी, ठीक है, 480 किलोमीटर। और 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह ट्रेन कितना समय लेगी, समय को हमने मान लिया t, ठीक है। यहां से यहां तक चलने में उसको कितना समय लगेगा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, माना जो रेलगाड़ी की चाल, ये तो होगी दूरी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो क्या हो गई, रेलगाड़ी की चाल हो गई, ठीक है। और दूरी क्या है, रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर है, और रेलगाड़ी की दूरी कितनी हो गई, 480 किलोमीटर, ये हो गई रेलगाड़ी की दूरी, ठीक है। और समय क्या हो गया, समय को हमने t मान लिया, ठीक है। और समय कितना हो गया, समय बराबर t, समय को हमने t मान लिया, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला होता है समय ज्ञात करने का, फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो प्रश्नानुसार समय को हमने क्या मान लिया t, और दूरी कितनी है
480 किलोमीटर है, चाल कितनी है x किलोमीटर है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार दूरी कितनी हो गई 480 किलोमीटर। पहले समय लिखो, समय को हमने क्या माना है t माना है, तो t बराबर दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर 480 लिख दो, ठीक है। चाल कितनी है x है, तो 480 बट्टे x, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ये हो गई पहली शर्त, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, चाल क्या होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल क्या थी, जो चाल उसकी स्पीड थी समान चाल वो क्या थी x, रेलगाड़ी की समान चाल लिख दो यहाँ पर, ठीक है। समान चाल क्या है x है, और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो x माइनस 8 हो जाएगी, समान चाल x है, ठीक है। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो हम क्या करेंगे, x में से 8 को घटा देंगे, ओके। तो रेलगाड़ी की दूसरी शर्त है ये, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो चाल कितनी हो जाएगी अब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 8 घटा देंगे x में से, तो वह उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो t कितना हो गया, पहले तो उसने कितना लिया टाइम, 30 में लिया, ठीक है। अब कितना ले रही है, 3 घंटे अधिक लेती है, तो अब वह कितना लेगी t प्लस 3, तो t में 3 जोड़ दो, अधिक ले रही है t, 3 मतलब 3 घंटे अधिक ले रही है, तो पहले तो समय था t, उसने पहली बार तो t समय लिया था, ठीक है। अब ये क्या ले रही है, 3 घंटे अधिक ले रही है, तो पहले वाला जो समय था t उसमें 3 जोड़ दो आप, ठीक है। तो अब रेलगाड़ी की दूरी, दूरी तो वही होगी रेलगाड़ी की, ठीक, ठीक है। रेलगाड़ी की दूरी, दूरी जो पहली बार थी वही दूरी अब है, ठीक है, कि उसी दूरी को तय करने में तो दूरी वही आएगी, दूरी थी 480 किलोमीटर। और समय, अब समय कितना होगा, समय बराबर, अब समय हो जाएगा t प्लस 3, t प्लस 3, पहले t था और अब 3 घंटे अधिक लेती है तो t प्लस 3 हो जाएगा। आया समझ में। तो अब हम क्या लिखेंगे, समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बट्टे चाल, तो समय कितना है अब t प्लस 3, तो समय तो हो गया t प्लस 3, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला लिख लो, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय कितना है अब t प्लस 3, तो समय की जगह लिख दो t प्लस 3 बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी होगी 480 किलोमीटर बट्टे चाल, चाल कितनी है x माइनस 8 है। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, t के साथ 3, 3 क्या है t के साथ में, तो 3 यहाँ पर प्लस में है, हम t का पक्षांतरण करेंगे और 3 का, ठीक है, t को तो इस तरफ रखेंगे, ठीक है, 3 को हम इस साइड लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे t बराबर 480 बट्टे x माइनस 8, 3 यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। आया समझ में। तो अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ये तो हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये भी t है और ये भी t है, दोनों t है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है 480 बट्टे x, तो 480 बट्टे x बराबर समीकरण 2 क्या है 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस का 3, ये हो गया समीकरण 2। आया समझ में। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके बट्टे में 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो 480 बट्टे x बराबर, अब नीचे वाली संख्याओं का हम लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, तो लघुत्तम कितना आएगा, x माइनस 8 आएगा। x माइनस 8 में x माइनस 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 480 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 480। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लगा दो। अब x माइनस 8 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, x माइनस 8 ही आएगा। x माइनस 8 को 3 से गुणा करवाएंगे अब, ठीक है, तो यहाँ गुणा में लिख दो, 3 गुणा x माइनस 8। आया समझ में? चलिए अब आगे करते हैं इसको। तो 480 बट्टे x बराबर 480 माइनस, अब 3 का अंदर गुणा करवाएंगे, ठीक है, ये 3 माइनस का, ये x प्लस का है तो निशान तो माइनस का हो गया। 3 को x से गुणा करवाएंगे तो 3x आएगा, ठीक है, फिर ये माइनस का और ये माइनस का तो निशान प्लस का हो गया। 3 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है, बटे में x माइनस 8 है तो x माइनस 8। आ रहा है समझ में? अब हम क्या करेंगे, जब भी इक्वल में हो ये, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैंची गुणा कैसे करेंगे, 480 को x माइनस 8 से गुणा करवाएंगे और x को इस पूरे से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 480 को किससे कराएंगे, x माइनस 8 से बराबर। अब इस पूरे को x से करवाएंगे, x पूरे के गुणा में क्या आएगा, 480 माइनस 3x प्लस 24। अब इस पूरे को x से गुणा करवा देंगे तो पहले 480 को x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 480x आएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा। अब 480 को 8 से गुणा करवाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 को 0 से गुणा करवाया 0, 8 को 8 से करवाया 64, 32, ये हो गया 3840, ठीक है, ये 8 है बराबर। अब x को अंदर गुणा करवाएंगे तो x को पहले 480 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 480x आएगा, फिर ये प्लस का ये माइनस का तो निशान आएगा माइनस का। अब x को माइनस के 3x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। अब ये प्लस तो निशान तो आएगा प्लस का। 24 को गुणा किससे करवाएंगे, x से, तो कितना आएगा, 24x। क्लियर? अब हम इन सभी को एक साइड लेंगे, ठीक है, तो ये 480x माइनस 3840, अब ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 480x, अब ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का 24x है इधर आएगा तो माइनस का 24x बराबर 0। क्लियर? ये प्लस का 480 ये माइनस का 480 दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। अब ये 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर वाला पद पहले लिख दो आप, ठीक है, 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 24x, माइनस का 24x, पहले x स्क्वायर वाला आएगा फिर x वाला फिर अचर पद, अचर क्या है, माइनस का 3840 बराबर 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ x स्क्वायर के साथ 3 है तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, 3 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 3 कॉमन आ गया तो अंदर यहाँ पर बचा x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 24 में 3 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 8x, फिर माइनस है तो माइनस, अब 3840 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये हो गए 1280 बराबर 0। अब 3 क्या है, इस पूरे के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। आया समझ में? तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।